जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर कोर्स का एक क्वेश्चन पेपर है। अच्छा, क्वेश्चन पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। अच्छा, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर जी ये किस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है और किस यूनिवर्सिटी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, यदि आप बीए में है, बीएससी में है, बीकॉम में है, बीबीए में है या बीएससी या बीएससी होम साइंस में है, तो ये सभी के लिए है। ठीक है, जितने भी थर्ड सेमेस्टर में छात्र और छात्राएं हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, बीएससी होम साइंस, सभी के लिए बाबू। ठीक है। अच्छा, 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है, तो 2024 एग्जाम, 2025 एग्जाम, 2026 एग्जाम, 2027 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। किस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है सर जी? तो ये क्वेश्चन पेपर है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का। किस यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, सारे यूनिवर्सिटी का तो नाम मैं नहीं ले पाता हूँ। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, कुछ यूनिवर्सिटी का नाम मैं बता रहा हूँ। देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, इसके लिए है। और बता दें आपको, इसमें चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जननायक चंद्रशेखर जो बलिया में विश्वविद्यालय, उसके लिए है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, माँ सुकुम्बारी यूनिवर्सिटी है। देखिए साथियों, बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं उत्तर प्रदेश में, मैं नाम तो नहीं ले पाता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यदि आप को करिकुलर कोर्स के अंदर ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ये पेपर दे रहे हैं, तो ये पेपर सभी के लिए है। ठीक है, अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, देखें, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। किसी में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं कहीं आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन सभी के लिए सभी बच्चे देख सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या सर जी ये क्वेश्चन पेपर हमारे एग्जाम में आएगा? बिल्कुल आएगा। देखिए, जितने भी यूनिवर्सिटियाँ क्वेश्चन पेपर बनाती हैं वो आपसी सहमति से बनाती हैं। ठीक है, लगभग लगभग आप उठा के देखेंगे सारे क्वेश्चन पेपर, तो लगभग लगभग आपके 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपके सिमिलर होते हैं, मतलब मिलते जुलते हैं एक एक यूनिवर्सिटी से। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं विश्वास है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ह्यूमन वैल्यूज एनवायरमेंटल स्टडीज़ के सॉल्व कराए हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के। जा करके आप इस क्लास को देखने के बाद सारे क्लासेस को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि आप सारे क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं तो आपको मॉडल पेपर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके, सारे जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो क्वेश्चन पेपर से ही आएंगे, बहुत ही कम आपके मॉडल पेपर से आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर देखिएगा, बहुत ही शानदार है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके पड़े हुए हैं। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के लिए इच्छुक व्यक्तिगत लोग होंगे। कौन से लोग होंगे? तो सामाजिक व पारिस्थितिकी रूप में अधिक जिम्मेदार लोग होते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मोर रिस्पॉन्सिबल सोशियली एंड इकोलॉजिकली। ठीक है, चले अगला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, ऑपरेशन गुरिल्ला ग्रीन आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर दूसरे का। चले तीसरा प्रश्न देखें। देखिए 100 प्रश्न है, जल्दी जल्दी देखेंगे हम सभी लोग साथियों। ठीक है, चले साझा मानव मूल्यों और सामाजिक संबंधों से क्या उत्पन्न होती है? तो भक्ति उत्पन्न होती है, विश्वसनीयता और ईमानदारी। ठीक है, फैथ, डेवोशन और बिलीफ, होनेस्टी, ये सभी शामिल होते हैं, ये सभी उत्पन्न होती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, वह कौन सा मूल्य है जो हर समाज कार्यकर्ता को आत्मसात करने की जरूरत है? तो वह समाज कार्य पेशे की प्रति निष्ठा है, कर्तव्य परायणता है और सकारात्मक दृष्टिकोण है। ये सभी क्या है? ये सभी समाज कार्यकर्ता को आत्मसात करने की जरूरत होती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है, सामाजिक विकास किसके फलस्वरूप संभव है? तो सामाजिक विकास साथियों, समाज कार्य पेशे के प्रति ईमानदारी होना चाहिए, तभी आपके समाज का विकास होगा। ठीक है, मूल्यों व नैतिकताओं के साथ कंपनी के प्रति वफादारी से बिल्कुल है साथियों। देखिए, आप अगर कोई कंपनी खोलते हैं तो यदि आपके पास एक ट्रक है, अगर ट्रक का ड्राइवर ईमानदार है तो आप एकदम शानदार तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं, उसी तरह से कंपनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। समाज कार्यकर्ताओं की प्रतिज्ञाओं की परिणति के फलस्वरूप होना चाहिए, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। देखिए थोड़ा थोड़ा समझते भी चलेंगे। ठीक है,
केवल रट्टा मारते नहीं चलेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे से सभी क्वेश्चनों को कर पाए। देखिए, आदर्श वफादारी किस पर आधारित होती है? आदर्श वफादारी साथियों, ये कर्तव्यता की भावना पर और नैतिकता की प्रतिबद्धता पर, इन दोनों पर आपकी आदर्श वफादारी आधारित होती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, किस प्रकार का न्याय मौजूद है यदि कर्मचारी काम पर अपने संचार में मुक्त ईमानदारी और सत्य है, मुक्त ईमानदार और सत्य है? तो यह आपका इथिकल होगा, नैतिक होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 8वां प्रश्न आपका क्या है, नैतिकता का संबंध किससे है? नैतिकता का संबंध साथियों व्यापक समुदाय से होता है। ठीक है, द वाइडर कम्युनिटी से होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को आगे ज़रूर सेंड करिएगा। इस तरह से शेयर बटन बना होगा, ज़रूर शेयर करिएगा अपने साथियों के साथ, ताकि वो भी एग्ज़ाम से पहले अपनी शानदार तरीके से तैयारी कर सके। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ज़रूर शेयर करिएगा और आपसे रिक्वेस्ट भी है। चलिए 9वां प्रश्न क्या है आपका, देखिए CSR का प्रबुद्ध स्वहित मॉडल क्या है? तो यह एक संगठन का स्वहित है जिसमें वह नैतिकता के स्थान पर स्वयं को प्राथमिकता देता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 90 का। चलिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, देखें इनमें से कौन सा शहरीकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है? वनों की कटाई बताने का प्रयास करेंगे, प्रदूषण, जल की चक्रीकरण या फिर जैव विविधता का ह्रास। देखिए शहरीकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है, ये जल का चक्रीकरण है। ठीक है, वाटर रिसाइकिल जो है आपका शहरीकरण और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं है। बाकी प्रदूषण है, वनों की कटाई है, जैव विविधता का ह्रास है, ये सभी क्या है शहरी और शहरीकरण और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे तीनों की वजह से। ठीक है ना। चले दोस्तों, अगर आप नहीं शेयर किए हैं तो प्लीज़ एक लाइक ही कर देंगे। अगर जितना ज़्यादा लाइक रहेगा इस क्लास पर यूट्यूब उतना ज़्यादा रिकमेंड करेगा, यानी बाकी बच्चों के पास भेजेगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक इसीलिए किया जाता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच सके। ठीक है, और कोई कारण नहीं होता है। चलें 11 नंबर प्रश्न मैंने बता दिया आपको, इनमें से कौन सा सूखे का मानव जनित कारण है? देखिए वनों की कटाई, जल की अत्यधिक मांग, अत्यधिक पैदावार, ये सभी क्या है सूखे का मानव जनित कारण है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 है आपका, पर्यावरण पर मानव के क्रियाकलापों के प्रभाव के महत्वपूर्ण कारक हैं। कौन से कारक हैं? तो जनसंख्या और संसाधनों के दोहन हेतु प्रयोग तकनीकी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, वर्षा वनों के बड़े क्षेत्रों में पेड़ों को काटने का दीर्घकालिक प्रभाव है। वर्षा वनों के बड़े क्षेत्रों में, ठीक है, पेड़ों को काटने का दीर्घकालिक प्रभाव क्या है, यानी लंबे समय तक क्या प्रभाव होता है वहां पर? तो इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपका, इनमें से कौन सा नैतिकता का लक्षण नहीं है? देखें मानव मूल्यों पर केंद्रित, ये आपका नैतिकता का लक्षण है। दर्शन शास्त्र की शाखा और नैतिक सिद्धांतों पर लागू होता है, ये तीनों क्या है नैतिकता के लक्षण है। लेकिन सामाजिक कार्य, सोशल वर्क आपका नैतिकता का लक्षण नहीं है, नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है। देखें निगेटिव प्रश्न में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विचारों का समूह जो किसी के लक्ष्य, अपेक्षाएं तथा कार्यों का समावेश करता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? वह आइडियोलॉजी कहलाता है, विचारधारा कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब पास किया गया? तो इसको पास किया गया था 1986 में, 1986 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया है, सूचना का अधिकार कानून कब बनाया गया? सूचना का अधिकार कानून अक्टूबर 2005 को बनाया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 है, किन्हें गांधी जी अपने दो फेफड़े कहते थे? गांधी जी अहिंसा और सत्य को अपने दो फेफड़े कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 19 क्या है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है।
क्या आवश्यक सिद्धांत है? तो पीड़ा के अनंत क्षमता, अहिंसा और सत्य, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके सत्याग्रह का आवश्यक सिद्धांत है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। इसीलिए गांधी जी इतने पावरफुल तरीके से भाषण देते थे कि उनके प्रति लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा था। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न क्या है? स्वराज का गांधी जी के अनुसार क्या अर्थ है? स्वराज आप समझ रहे हैं ना, स्वराज की मांग उन्होंने किया था। स्वराज माने क्या होता है? तो स्वराज देश के सबसे गरीब व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है, देश के लिए भी स्वतंत्रता है, स्वशासन के लिए भी स्वतंत्रता है, यानी पूर्ण स्वाधीनता भी है। तो यहाँ पर सबसे देखें क्रिटिकल सिचुएशन में हम कहते हैं ना, हम एकदम क्रिटिकल से क्रिटिकल काम करेंगे, यानी छोटे से छोटे व्यक्तियों को भी आज़ादी दिलाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर ज़्यादा राइट है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 21 क्या है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। यह कथन किसका है? यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, 21 का बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया साथियों, मानव मूल्य इनके लिए आवश्यक है। मानव मूल्य किनके लिए आवश्यक है? तो स्वयं के लिए, एक दूसरे और प्राकृतिक के साथ सद्भाव में रहना। मानव मूल्य इन सभी के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। साथियों आप सारे क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, एक सामंजस्यपूर्ण विश्व 4 स्तरों पर मूल्यों द्वारा निर्मित होता है। ये है, यानी एक सामंजस्यपूर्ण विश्व 4 स्तरों पर, ठीक है, 4 स्तरों पर मूल्य द्वारा निर्मित होता है। तो वो 4 स्तर का जो मूल्य है वो कौन कौन है? व्यक्ति हैं, हम खुद हैं, हमारा परिवार है, हमारा समाज है और हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड यूनिवर्स, ये सभी क्या है? विश्व के 4 स्तरों के हमारे मूल्य द्वारा निर्मित है। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है? एक देश जिसने सार्वभौमिक मानव व्यवस्था में अनुक्रम किया है, उसके होने की संभावना है, उसके होने की संभावना क्या है? पारस्परिक रूप से समृद्ध संस्थानों और संगठनों की। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 क्या है? वनों की कटाई के कारण क्या है? वनों की कटाई के कारण क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, वनों की कटाई के कारण क्या होता है बताने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या वृद्धि और अत्यधिक जनसंख्या और शहरीकरण, बिल्कुल राइट है आपका। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन होता है। सरकारी संस्थानों की बेईमानी, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 क्या है? देखिए, प्रवाल भित्तियों की विविधता और उत्पादकता निम्न के समान है। किसके समान है? तो यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के समान है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो जीवन निर्माण के लिए होना चाहिए, मानव निर्माण के लिए और चरित्र निर्माण के लिए, यानी कैरेक्टर बिल्डिंग, मैन मेकिंग, लाइफ बिल्डिंग। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 क्या है? विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन की विशेषता है, यानी जो स्वामी विवेकानंद हैं इनके शिक्षा दर्शन की विशेषता क्या थी? तो आदर्शवादी थे ये। ठीक है, आइडियोलॉजी में थे। सी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। प्रश्न नंबर आपका 29 क्या है? भारत में बुनियादी शिक्षा इनके द्वारा आरंभ की गई। भारत में बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा आरंभ की गई बताइए। इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन राइट आंसर आपका डी है। ठीक है, चलें देखिए, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये गलत है, तुरंत आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। उसका उत्तर मैं ज़रूर, रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ। ठीक है, भले मेरा चैनल छोटा है लेकिन मैं सभी का रिप्लाई करता हूँ जहाँ तक मुझसे पॉसिबल हो पाता है। अगर मुझे दिख गया तो मैं ज़रूर आपके कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। आप लोग देखते होंगे सारे क्लासेस में। ठीक है, देखिए, गांधी जी के अनुसार इसके अतिरिक्त 7 घातक पाप हैं। किसके अतिरिक्त 7 घात? देखिए, जो महात्मा गांधी है 7 जो है घातक पाप दिए हैं। कौन कौन से हैं तो इसे हम लोग बाद में कवर करेंगे, लेकिन जो आपका इसमें हर कीमत पर जो व्यस्तता है, ये गांधी जी के 7 पाप में से ये नहीं है। ठीक है, बाकी मानवता रहित विज्ञान है, चरित्रहीनता के साथ ज्ञान और कार्य के बिना संपत्ति, ये गांधी जी के अनुसार इसके अतिरिक्त 7 घातक पाप हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर 31 क्या है? मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य। मूल्यपरक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ध्यान से देखेंगे। सार्वभौमिक मूल मूल्यों को बढ़ावा देना। और क्या है? पाठ्यक्रम को आसान बनाना। ये गलत है। व्यक्तियों में मूल्यों का विकास करना और सार्वभौमिक मूल मूल्यों को बढ़ावा देना, ये मूल्य परक शिक्षा का उद्देश्य है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी ए और सी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या है? आत्म अन्वेषण दो तंत्रों का उपयोग करता है, प्राकृतिक स्वीकार और प्रयोगात्मक सत्यापन। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 क्या है? सह अस्तित्व का अर्थ है। सह अस्तित्व का अर्थ क्या होता है? साथ में रहना। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया, बहुत से मानव मूल्य अच्छे और सही इसके द्वारा प्रतीत होते हैं। किसके द्वारा प्रतीत होते हैं? तो सकारात्मक भावनाओं के द्वारा, आंतरिक प्रसन्नता के द्वारा और प्राकृतिक स्वीकार के द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 क्या है? पेशेवर नैतिकता में क्षमता का अर्थ है। पेशेवर नैतिकता में क्षमता का क्या अर्थ होता है? बताइए। शक्ति का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता। गलत है। सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को बढ़ावा देना, लाभ करने की इच्छा, ये दोनों। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी और सी और दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर 36 से 36 नंबर, संबंधों के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है, इनमें क्या शामिल? यानी संबंधों के लिए जो मूल्य है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें मूल्य जो महत्वपूर्ण है उसमें क्या शामिल है? उसमें अखंडता और चरित्र शामिल होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 है, बोध और समझ के परिणाम है। बोध और समझ वैल्यू के परिणाम है, वैल्यूज के परिणाम है, मूल्य के परिणाम है हमारे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है? कौन सा ज्ञान में लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है? कौन सा ज्ञान में लेता है? तो जो हमारा इथिक्स है, जो हमारा नैतिकता है, ये हमें संज्ञान में लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, चले 38 का ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 क्या है? कर्मचारियों की उनके संगठन के प्रति वफादारी से क्या संबंधित है? तो कार्य संस्कृति संबंधित है, वर्क कल्चर। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 क्या? पंथ निरपेक्षता का अर्थ है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है मूल्य, तथ्यों और विज्ञान पर आधारित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 क्या? पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है। पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, तो इकोलॉजी के अध्ययन से क्या संबंधित होता है? तो जीवित और गैर जीवित घटकों के बीच पारस्परिक संबंधों को हम लोग अध्ययन करते हैं पारिस्थितिकी में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 42 है। 42 नंबर, सतत विकास की अवधारणा संबंधित है इससे, किससे संबंधित है? अंतर पीढ़ी हिस्सेदारी से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 क्या है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है? यानी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसके बीच से गंगा की कौन सी सहायक नदी बहती है? राम गंगा बहती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 क्या पूछा गया भैया? बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का, यानी ग्लोबल वार्मिंग का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? रेडियो धर्मीकरण है। ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी, ये सभी होते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया नहीं है, रेडियो धर्मीकरण दिया है, यही आपका राइट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव फोर्सिंग। चलें, प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? तो देखिए, जल जो है, वाटर हमारा प्राकृतिक संसाधन है। कार, बस और पार्क ये मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संसाधन क्या है? जो भगवान ने बनाया है। ठीक है, जो हमने नहीं बनाया है वो सभी प्राकृतिक संसाधन है, जो हमने बनाया है वो मानव निर्मित है, ध्यान रखेंगे। यदि हम अपघटक को पूरी तरह से एक पारिस्थितिकी तंत्र से हटा दें तो किस वजह से इसके कामकाज पर विपरीत असर पड़ेगा? तो देखें, खनिज गति अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 47 देखेंगे क्या पूछा गया आपका। भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है। जैव विविधता माने यानी बायोडायवर्सिटी, भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र की जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है इसके लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, निवास स्थान का विखंडन हो सकता है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी हो सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 क्या है। एड्स किसके द्वारा फैलता है। जीवाणु, कवक, एचआईवी या सभी। एचआईवी के कारण फैलता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। एचआईवी एक वायरस होता है, ठीक है। चले, एड्स ए आई डी एस ये एड्स होता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। एचआईवी इसका वायरस होता है एड्स का। चले, प्रश्न नंबर 49 क्या है। आप निम्नलिखित में से किस पर ऊर्जा दक्षता स्टार लेवल के ब्यूरो चिप्पी की पता लगा सकते हैं। तो छत के पंखे, इलेक्ट्रिक गीजर और ट्यूबर फ्लोरोसेंट लैंप, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। प्रश्न नंबर 50 क्या है। सीएनजी है एक, सीएनजी आप लोगों ने ऑटो देखा होगा, बैठा भी होगा सीएनजी ऑटो में, जो गैस से चलता है। तो ये क्या है, ये एक स्वच्छ ईंधन होता है, ठीक है। इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्लीन फ्यूल है। चले, प्रश्न नंबर 51 क्या है। पानी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, पानी के प्रदूषण के लिए तेल रिफाइनरीज, कागज़ कारखाने और चीनी मिलें, ये सभी जिम्मेदार हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जो शराब बनाते हैं ससुरे, वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा शराब का प्रोडक्शन होता है देश में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। शराब बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। 52 नंबर प्रश्न क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में और इत्र में भी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 क्या है। आर्द्र भूमि में पानी हो सकता है। आर्द्र भूमि में पानी ताज़ा, नूनखरा, स्थिर भी हो सकता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नूनखरा यानी नूनखार लगातार, ठीक है, आप लोगों ने कहा होगा। प्रश्न नंबर 54 क्या है। सोशल मीडिया तथा इंटरनेट का नकारात्मक प्रभाव है। क्या प्रभाव है। तो इसे तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने तथा लोगों को आहत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। राहुल गांधी जी का आप लोगों ने भाषण सुना होगा, वो वाला बहुत ही फेमस था। एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरे तरफ से सोना निकलेगा। लेकिन देखें उन्होंने पूरा बात क्या कहा है, इसको वो उस तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, क्योंकि उसके आगे उन्होंने क्या कहा था, उसके पीछे क्या कहा था, उसको अगर आप सुनेंगे तभी आप उनके बातों को समझ पाएंगे। ऐसा नहीं है मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है, वो तारीफ के लायक नहीं है। चलिए, प्रश्न नंबर 55 क्या है। स्रोत ज्ञान के बिना स्रोत के साथ साक्षात्कार की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग है, क्या है। तो कुटिल और अनुचित है, ये ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, किसी भी नेता की तारीफ करने के लायक नहीं है, सभी एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। चले, जनसंपर्क के नैतिक मुद्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं होगा। कौन शामिल नहीं होगा। तो भ्रामक छाप दे रहा है, ये शामिल नहीं होगा। 56 का ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 57 क्या है। पसंद और अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ऐसा कहा हूँ मैं कि नेता कोई भी अच्छा नहीं होता। देखिए, जो आईएसआई के संगठन है, संगठन के जो भी वहाँ के नेता हैं, ठीक है, जो आतंकवादी के मेन नेता होते हैं, क्या वो अपने बच्चों को कमर में बम बांध कर भेजते हैं क्या कि जाओ तुम इस जगह पे भीड़ है इसको फोड़ दो। नहीं, वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, और जो उनके साथ जो काम करते हैं उनको बरगला करके ये उनके कमर पर बेल्ट बांध देते हैं बम का, और कहते हैं जाओ यहाँ पर फोड़ दो। अपने बच्चों को कभी नहीं ऐसा किए होंगे, ठीक है। उसी तरह से नेता होते हैं, आपको बरगलाएंगे, आप एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यही कारण होता है, समझने वाले समझ जाते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 57 क्या है। पसंद और समग्र की स्थिति और मन की एक ऐसी स्थिति जो सद्भाव पैदा करती है, क्या है। तो यह एक आनंद है, ठीक है, हैप्पीनेस है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 क्या है। देखें, मूल्य परक शिक्षा की 5 मूल्य दिशा निर्देशों सार्वभौमिक, प्राकृतिक और निरीक्षण योग्य जो सद्भाव और लाते हैं, सद्भाव और तार्किक लाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। 59 नंबर प्रश्न क्या है।
विकसित राष्ट्र इसका जीवंत उदाहरण है। विकसित राष्ट्र किसका उदाहरण है? तो समृद्ध का उदाहरण है, ठीक है, प्रोस्परिटी का उदाहरण है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 क्या पूछा, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। मूल्य परक शिक्षा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है क्योंकि मूल्य परक शिक्षा छात्रों को यह पहचानने में मदद करती है, क्या पहचानने में मदद करती है? उनकी वैल्यू पहचानने में मदद करती है, उनके मूल्य पहचानने में मदद करती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 61 क्या है, सूचना का अधिकार कानून कब बना? सूचना का अधिकार कानून 12 अक्टूबर 2005 को बना था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 62 क्या है, सूचना का अधिकार के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं भैया? दस्तावेज, सलाह और अनुबंध, ये तीनों, ठीक है। डॉक्यूमेंट, एडवाइस और कॉन्ट्रैक्ट, ये सभी सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 63 क्या है, आरटीआई अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित जानकारी प्रदान करने की समय सीमा है, कितना है बताइए? बिल्कुल 48 घंटे यानी 48 घंटे। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 है, प्रेस परिषद अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? प्रेस परिषद अधिनियम इसको कब अधिनियमित किया गया था? 1978 1978 में, ठीक है। 64 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न नंबर 65 क्या है, एक पेटेंट या कॉपीराइट या प्राधिकृत उपयोग आमतौर पर क्या होता है? तो यह एक उल्लंघन है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 66 क्या है, न्याय शास्त्र का अर्थ है? न्याय शास्त्र का अर्थ होता है सामाजिक व्यवस्था में कानून के विज्ञान या विज्ञान का सामायिक क्षेत्र। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 67 है। 67 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखें, TRIPS ट्रिप्स का अर्थ है, ट्रिप्स का अर्थ क्या होता है? व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखें, ए वाले में और डी वाले में ज़्यादा समानता नहीं है, केवल यस का अंतर है, ठीक है। देखिए, ट्रेड रिलेशंस इसमें लिखा है, इसमें रिलेटेड लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे नहीं, ठीक है, इसमें बहुत अंतर है, रिलेटेड और रिलेशंस में अंतर है, ठीक है। अच्छा, एस्पेक्ट ऑफ इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे अंतर है इसमें रिलेटेड में और रिलेशंस में, ठीक है। तो रिलेटेड होता है, रिलेशंस नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे, इसीलिए इंग्लिश में भी देखा करिए, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर 68 क्या है, विज्ञापनों के लिए आचार संहिता किस पेशेवर एजेंसी द्वारा दिया गया एक लोकप्रिय निर्देश है? तो यह ASCI के द्वारा दिया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। विज्ञापन यानी प्रचार, ठीक है, जो आप लोग कोलगेट का प्रचार देखते हैं, बाकी बहुत चीज़ों का। चले, निजी टीवी समाचार चैनलों को आत्मनियंत्रण के उद्देश्य से नैतिक दिशा निर्देश किसने दिए? बताइए किसने दिए भैया? बिल्कुल NBA ने दिए हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 70 क्या है आपका, न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन के दिशा निर्देश के अनुसार ब्रॉडकास्ट प्रति समाचार दिन में अधिकतम कितने ताज़ा सामान्य मनोरंजन फुटेज प्रसारित कर सकता है? तो 8 मिनट तक, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 71 क्या है, आकाशवाणी पर व्यक्तियों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले प्रसारण में किसकी अनुमति नहीं होगी? तो ध्यान रखेंगे, दर्शकों को मिथक यानी झूठा पौराणिक विचारों से जोड़ने की। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 72 क्या है, एक सार्वजनिक सेवा प्रसारक क्या है? तो यह एक दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन जो सार्वजनिक प्रसारण करता है, लाइसेंस भुगतान कर्ताओं द्वारा वित्त पोषित प्रसारण कंपनी, और एक राष्ट्र प्रसारक यानी ये नेशन ब्रॉडकास्टर, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 73 क्या है, पत्रकार नैतिक संहिताओं में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो देखें, इनमें से कोई भी विषय शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 74 क्या है, भारत में पत्रकारिता के मुद्दे हैं, कौन से मुद्दे हैं? पत्रकारिता में नैतिक का क्षरण, पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग,
डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 75 क्या पूछा गया, बहुत ही शानदार तरीके से ध्यान देंगे यहाँ पर। जाब प्रेस संदर्भित करता है, क्या संदर्भित करता है, तो कॉमर्शियल प्रिंटिंग, ठीक है, वाणिज्यिक मुद्रण संदर्भित करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले प्रश्न नंबर 76 क्या है, शोध में साहित्यिक चोरी है, शोध में साहित्यिक चोरी क्या है, बारीकी से नकल करना और उसका प्रयोग करना। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 77 क्या है, कॉपीराइट कानून के अनुसार उचित उपयोग कॉपीराइट कार्यों के सीमित उपयोग की अनुमति देता है, शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर भी वीडियोस इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पर जब वो किसी दूसरे का वीडियो यूज करते हैं तो वो क्या करते हैं, एजुकेशनल पर्पस से यूज किए, सर जी कॉपीराइट मत दीजिएगा, ठीक है, इसी तरह से वो लिखते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 77 का, कि हमने आपका वीडियो यूज किया है, वो शिक्षा के उद्देश्य के लिए यूज किया है, प्लीज़ कॉपीराइट मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखेंगे। विषय के अनुसार डिजिटल युवा के इस तथ्य से संबंधित मीडिया नैतिक के मुद्दे को उठाया है, किस नैतिक मुद्दे को उठाया है, तो ध्यान देंगे कि इंटरनेट असीमित जानकारी की एक धारा प्रदान करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, देखिए सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 79 क्या है, अजीम प्रेमजी कौन है, अजीम प्रेमजी विप्रो के संस्थापक हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। ये तो हर साल पूछता है, हर यूनिवर्सिटी में ये पूछता है सवाल, ठीक है। प्रश्न नंबर 80 क्या है, दानशील संस्थान द गिविंग प्लेज के सह संस्थापक कौन है। द गिविंग प्लेज ये एक दानशील संस्थान है, यानी क्या करता है, चैरिटेबल फाउंडेशन है, चैरिटेबल फाउंडेशन है, ठीक है। तो ये इसके संस्थापक कौन है, बिल गेट्स हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। वन चाय प्लीज, डॉली चाय वाला आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। व्यक्ति प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, यानी हम लोग प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करके, ठीक है, विद्युत बचा कर यानी बिजली बचा करके, जल का व्यर्थ बहाना रोक करके, ठीक है, फालतू पानी ना गिराएं, इन सभी को कर करके हम क्या कर सकते हैं, प्रदूषण नियंत्रित कर सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 82 क्या है, चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या सही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए, चक्रीय अर्थव्यवस्था अपशिष्टों को निम्नतम स्तर पर उत्पन्न करती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 83 क्या है, चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ है, चक्रीय अर्थव्यवस्था का लाभ क्या है, पर्यावरण अनुकूलित, अधिक रोजगार परक और कम घातक। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 84 क्या है, चक्रीय अर्थव्यवस्था बढ़ावा देती है, किसको बढ़ावा देती है, तो सततता को, दीर्घकालिकता को और पुनः प्रयोग व चक्रीकरण को, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, इन सभी को चक्रीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। प्रश्न नंबर 85 क्या, 85 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। पारंपरिक ज्ञान स्पष्ट रूप से एक स्वदेशी या स्थानीय समुदाय से जुड़ा हुआ, जो इस पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित और प्रसारित करता है। बिल्कुल सही है भैया। अगला क्या है, पारंपरिक ज्ञान पुराना और स्थिर है। ये गलत है, पारंपरिक ज्ञान पुराना थोड़ी ना है और स्थिर भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आप, पहले हम गुरुकुल में पढ़ते थे, क्या इस समय गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और वो जो पुराना ज्ञान था वो चेंज हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई है, अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे इंजीनियर बन रहे हैं, तो चेंज हो गया सभी चीज़, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 86 क्या है, अंतः स्थान संरक्षण में शामिल है, क्या शामिल है, तो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व, ये सभी शामिल है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 87 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने सतत विकास के लिए लक्ष्य अपनाए हैं। 17 लक्ष्य अपनाए हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 88 क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, कब की गई, बताइए। 18 अक्टूबर 2010 को। बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका राइट है। कंटिन्यू देखें, 35 मिनट हो गए हमको बोलते हुए, अभी और बोलना है, तो देखिए बहुत ही मेहनत किया जाता है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, सोचिए हम लोग पढ़ाते हैं,
कितना तकलीफ होता होगा। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के विषय में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? तो यह एक संवैधानिक संस्था है, ये एक सत्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका फुल फॉर्म पूछता है आपके एग्जाम में। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हिंदी में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। तो इसके विषय में क्या सत्य है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये जान लीजिए। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके सदस्य 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, चुने जाते हैं, और इसका अध्यक्ष केंद्रीय भारत सरकार द्वारा नियुक्त होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो इसे शेयर जरूर करिएगा साथियों। ठीक है, ताकि मेहनत हमारी रंग लाए, हमारे सारे बच्चे एकदम पास हो जाए, किसी का भी बैक ना लगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 है, क्रास निर्भरता पहल। देखिए बहुत सारे बच्चे चले गए होंगे, कोई नहीं आया होगा। देखिए 50 प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा लोग 50 प्रश्न ही देखते हैं। सोचिए जो पूरा प्रश्न देख लेते हो वो क्या होता होगा, बहुत ही शानदार तरीके से उनका एग्जाम जाता होगा। ठीक है, क्रास निर्भरता पहल है। क्रास निर्भरता कैसी पहल है? तो क्षेत्रों, बैंकों और कंपनियों के लिए जलवायु जोखिम विश्लेषण में विशेषज्ञता वाला वैश्विक संगठन है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 91 क्या है? हाल ही में पक्षी महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया? पक्षी महोत्सव ये सुंदरबन बाघ उद्यान के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसको लेकर के मैं श्योर नहीं हूँ, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका जो है इंटरनेट पर सर्च कर लीजिएगा, इसको इंग्लिश वाला सर्च करेंगे, इंग्लिश वाला ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, इंग्लिश वाला जल्दी से और बिल्कुल सटीक आपको जानकारी देता है, हिंदी में गूगल जल्दी पढ़ नहीं पाता, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 92 क्या है? कार्बनिक खाद का अर्थ है। कार्बनिक खाद का अर्थ क्या होता है? कृषि विभाग द्वारा कार्बनिक प्रमाणित और संश्लेषित खाद व कीटनाशकों के बिना उत्पादित किया गया हो। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 93 क्या पूछा गया है आपका? कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? तो अगस्त केस्टोफ्स हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 94 क्या है? जैविक खाद में है। जैविक खाद में क्या होता है? जैविक खाद में ओमेगा 3 फैटी अम्लों का श्रेष्ठ स्रोत होता है, विटामिन और खनिजों की ज़्यादा मात्रा होती है और एंटीऑक्सीडेंट की अधिकता होती है। डी ऑप्शन आपका राइट होता है। ठीक है, हाइयर इन ऑक्सीडेंट। प्रश्न नंबर 95 क्या है? जैविक खेती इस पर आधारित है। जैविक खेती किस पर आधारित होती है? इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन पर, पारिस्थितिकी अभिमुखीकरण पर जैविक खेती शामिल होती है। ए ऑप्शन आपका आधारित होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 96 क्या है? कार्बनिक कृषि शब्द किसने सर्वप्रथम किया? यानी कार्बनिक कृषि शब्द का प्रयोग, ठीक है, सबसे पहले किसने किया था? तो वाल्टर जेम्स नॉर्थबोर्न ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 97 क्या है? किन राज्यों को कार्बनिक घोषित किया गया है? बताइए किस राज्य को या फिर किन राज्यों को कार्बनिक घोषित किया गया है? उत्तरांचल का हम तो कभी नाम ही नहीं सुने भैया, उत्तराखंड का नाम सुने हैं। ठीक है, तो क्या उत्तरांचल भी राज्य है क्या भारत में? कमेंट करके बताइएगा। तो लेकिन सिक्किम है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मोदी सरकार ने शायद 2016 में, ठीक है, सिक्किम को कार्बनिक राज्य घोषित किया था, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पढ़ा था, बहुत दिन हो गया है। बाकी आप लोग बताइए जरूर। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 98 क्या है? किसने कहा है कि नवयुवकों को नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी उत्पन्न यानी देने करने वाले की बनने की आवश्यकता है? फिर से पढ़ते हैं, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? किसने कहा था कि नवयुवकों को नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी देने करने वाले बनने की आवश्यकता है? एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए यहाँ पर किसने कहा था, ये लगता है इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। बिल गेट्स हो सकता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो सकता है 98 का। ठीक है, ए और बी में से कोई एक है। ठीक है, बी ए ऑप्शन आपका ज़्यादा राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 99 क्या है आपका? लोक वनस्पति विज्ञान में लोक का अर्थ है। तो लोक वनस्पति विज्ञान में लोक का अर्थ होता है संस्कृति, कल्चर होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी क्यों ऐसा होता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए
हिंदी में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। नृजाति वनस्पति विज्ञान में एथनो शब्द संस्कृत को संदर्भित करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिखा है, देखिए, द वर्ड इथनो इज इथनोबोटा इथोबोटनी रेफर्स टू, यानी नृवंशी विज्ञान इसे बोलते हैं। ठीक है, एथनोबोटनी को क्या बोलते हैं? नृवंश विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, एथनोबोटनी को। अच्छा, इसको मैं आपको बता देते हैं, इसे हिंदी में नृवंश विज्ञान बोलते हैं और इंग्लिश में एंथनोबोटनी बोलते हैं। एंथनोबोटनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? नृवंश विज्ञान। ठीक है, ये क्या करता है? पौधे और लोगों या संस्कृतियों के बीच संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, एथनो शब्द का तात्पर्य लोगों, संस्कृति और उनके सामूहिक विश्वासों, भाषा, ज्ञान और प्रथाओं से है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान पौधों के अध्ययन को संदर्भित करता है। ठीक है, अच्छा, एथनोबोटनी जो है इसे हिंदी में नृवंश विज्ञान कहते हैं। तो नृवंश विज्ञान शास्त्री इस बात का अध्ययन करते हैं कि किसी विशेष संस्कृति और क्षेत्र के लोग भोजन, आश्रय, दवा, कपड़े, शिकार और धार्मिक समारोहों के लिए देसी पौधे का उपयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, ये लास्ट प्रश्न है साथियों। किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एजी टांसले महोदय ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है साथियों, देखिए, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद अगर आप लोगों ने 100 प्रश्नों को देख लिया है। ठीक है, आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप लोग अगले सेमेस्टर में भी जरूर हमारे साथ जुड़े रहें साथियों। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।